मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ की बात कर रहे हैं। अपने बुक के अंदर राजस्थान बोर्ड में दूसरे नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्या। इसे राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो बात करते हैं कि वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं में अपने बहुत से प्रकार की संख्या, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें कि इसमें कौन कौन सी संख्या आती है। तो पहले थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या होती क्या है, कौन कौन सी तरह की होती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे तो बहुत से टाइप के नंबर होते हैं, बहुत से प्रकार की संख्या होती है, लेकिन जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए, ये वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उन संख्याओं की बात करें। सबसे पहले है आपके पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। हाँ, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनने के लिए काम में आती है। जैसे अपन काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आते हैं। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं गिनना शुरू करूं, कोई भी चीज अगर गिनना शुरू करेंगे, जैसे कोई क्लासरूम में बेंच है तो बेंच, किसी के रोल नंबर है तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो इस तरीके से प्राकृत संख्या जो होती है, सबसे पहले काउंटिंग में 1 फिर 2 3 4 5, और इस तरीके से चलते चलते कहाँ तक जाएगी? अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत को इस तरीके से लिखा जाता है, ये अनंत का चिन्ह है, इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। मतलब संख्याओं में अगर आपसे पूछे कि सबसे इस दुनिया में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है अनंत। अनंत आज तक किसी ने देखा नहीं है। अनंत कैसा होता है, कहाँ होता है, सिर्फ मानते हैं कि ऐसी कोई संख्या हो सकती है। अनंत कोई वास्तविक संख्याओं में नहीं होती है, ये सिर्फ काल्पनिक संख्या है। तो इसको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। तो प्राकृत संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती है, यहाँ पे काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती रहेगी और लास्ट तक जाएगी अनंत। तो प्राकृत संख्या आपकी शुरू होती है 1 से, इसको नेचुरल नंबर। दूसरे टाइप की जो संख्या है आपके पास पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है होल नंबर। हाँ, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? अगर आप प्राकृत संख्याओं में यहाँ कमी किसकी है? 0 की। तो क्योंकि आपके जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी पहले खोज हुई थी और उसके बाद में खोज हुई आपके 0 की। तो पूर्ण संख्याएं किसको बोलेंगे? अगर इनमें मैंने 0 को और इंक्लूड कर दिया। यदि प्राकृत संख्याओं में, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल, शून्य को शामिल कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो यह पूर्ण संख्याएं बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे प्राकृत संख्या थी आपकी 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, लेकिन इसमें मैंने केवल इंक्लूड कर दिया 0। तो यहाँ पे 0 से, तो आपकी पूर्ण संख्या जो शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी। 0 ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं होती है लेकिन पूर्ण संख्या होती है। तो अगर आपसे बोले कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, तो देख सकते हो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण के अंदर आ रही है। तो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती, क्योंकि 0 जो है ये पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तीसरे टाइप की बात करते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स।
हाँ, पूर्णांक। यहाँ पे कमी किसकी है? यहाँ पे सारी जो संख्या है ये धनात्मक चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, तो इन्हीं के साथ अगर ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दें तो ये पूर्णांक बन जाती है। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिलाने पर यह पूर्णांक बन जाती है। जैसे यहाँ 0 था, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते अनंत तक। अब ये तो सारी कौन सी थी? पूर्ण संख्या। अब मैंने इसको प्लस के साथ में ले लिया, माइनस प्लस माइनस सभी के आगे प्लस माइनस लगा दिया, धनात्मक साथ में ऋणात्मक। तो ये कौन सी संख्या बन चुकी है? अपने पूर्णांक संख्या। 0 यहाँ है सेंटर पर, 1 2 3 4, ये प्लस प्लस चलते चलते अनंत तक। इस तरीके से अगर उल्टा चले, -1 -2 -3 डॉट डॉट -2। तो पूर्णांक में अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बाकी रही हो, सारे नेगेटिव भी आ चुकी है, सारी की सारी पॉजिटिव भी आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से बात करूं इधर की, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर अऋणात्मक। इसी तरीके से इधर देखें तो सारी की सारी ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर नेगेटिव या फिर अधनात्मक, नॉन पॉजिटिव। हाँ, 0 है जो आपका ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, क्योंकि 0 का प्लस माइनस दोनों एक ही होता है, तो 0 ना तो प्लस का माना जाता है ना ही माइनस का माना जाता है। अगर आपसे पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है प्लस अनंत, जो आज तक किसी ने देखी नहीं है। और इसी तरीके से सबसे छोटी जो संख्या है वो है माइनस अनंत। तो आपकी जितनी भी संख्या है सारे माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच आती है। तो आपके प्राकृत संख्या जो गिनने के काम में आती है, पूर्ण संख्या अगर प्राकृत में 0 और इंक्लूड कर दें, और पूर्णांक में पॉजिटिव भी आती है साथ के साथ नेगेटिव भी आती है। तो ये 3 टाइप की हो चुकी है। नेक्स्ट टाइप के लिए बात करते हैं हम। परिमेय संख्या, फोर्थ नंबर पे आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। हाँ, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये पूरी परिभाषा नहीं है। तथा P/Q पूर्णांक भी देखा है आपने, पूर्णांक को और साथ के साथ Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। Q नॉट इक्वल टू। ऐसे संख्या जिनको बटे के रूप में, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3/4, बटे में लिख रहा है, 3 और 4 बटे में है, P/Q में P 3 है, Q 4 है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं है। Q और Q दोनों पूर्णांक, तो 3 भी आपका पूर्णांक होता है, 4 भी आपका पूर्णांक होता है। यहाँ लिखा मैंने माइनस में 1/7। आप देख सकते हो कि नीचे 0 नहीं है, दोनों बटे में है। -1 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। 22/7 ये भी आपका पूर्णांक, 22 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। 3.14 अगर मैं इसके लिए बात करूं तो 3.14 को मैं अपोन में लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाने के बाद 314 अपोन में 100। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। 1.3 के ऊपर बार, इसको भी मैं बटे में लिख सकता हूँ। ये बटे में कब मिलेगा आपको? 0.3 बार।
इसको भी मैं बटे में लिख सकता हूँ। ये बटे में कब मिलेगा आपको? 0.34 अपॉन 1.3 बार। अगर आप 4 में 3 का डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.3333। इस तरीके से चलता रहेगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी आपकी पूर्ण कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हो, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, साथ के साथ q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ये इसके लिए शर्त है। हाँ, अब नेक्स्ट टाइप है आपकी फिफ्थ टाइप, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वो कौन सी होगी? अपरिमेय। ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में, ये अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 है मतलब अपोन में 0 है, तो किसी संख्या में अगर आप 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है अनंत। तो अनंत तो वैसे परिमेय होती नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। और अपरिमेय भी नहीं होगी, परिमेय भी नहीं होगी, अपोन में 0 तो कहीं नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यहाँ p और q पूर्णांक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं 3.1759317, ऐसे टोटल चलते जा रहे हैं। अगर आप इसको पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट हटाने के लिए अपोन में कितने जीरो लगाओगे, ये नंबर आपको पता नहीं और इनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जो डॉट डॉट लग रहा हो, चलता जा रहा हो बिना रिपीटिंग। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 3.171717, ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये तो कौन सी होगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कि आपने देखा भी है कि कैसे लिखते हैं, 9th क्लास में देखा है। लेकिन अगर ये संख्या है, इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपोन में कितना होगा और ऊपर भी कितना होगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो संख्या है आपकी, ये अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय नहीं होगी, क्योंकि p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई जो होता है आपका, पाई के लिए 22/7 और 3.14, ये लगभग में वैल्यू होती है, एडजस्ट नहीं होती, दोनों लगभग में। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैल्यू ली जाती है। पाई के लिए कितनी होती है? 3.14 डॉट डॉट आगे चलती जाती है, लेकिन कहाँ तक जाती है ये बता नहीं सकते। तो इसलिए तो पाई जो होता है ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से याद रहे कि पाई जो है 22/7 परिमेय है, 3.14 भी परिमेय है, लेकिन पाई जो है, पाई के लिए कितनी होती है? 3 पॉइंट, आगे पॉइंट में कितने डिजिट तक जाती है आज तक कोई बता नहीं पाया है। वैज्ञानिकों ने निकाल लिया वैसे, लेकिन फाइनल जितनी है कि डिजिट कितनी होगी ये चीज कोई डिसाइड नहीं कर पाया। तो पाई भी आपकी कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। और देखते हैं 4.17171717 4 टाइम्स 7, ये भी चलता जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 17 है, यहाँ भी 17 है, तो यहाँ भी 17 होना चाहिए था, यहाँ भी 17 होना। यहाँ तो सब जगह 1717 हो रहा है रिपीट, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये जो संख्या होगी ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये है आपकी परिमेय संख्या, ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट टाइप की संख्या देखते हैं। सिक्स नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक, जिनके दो ही गुणनखंड,
दो ही गुणनखंड कौन सा होना चाहिए? एक तो खुद संख्या और दूसरा एक होना चाहिए। ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होने चाहिए। एक तो गुणनखंड में एक तो खुद संख्या होनी चाहिए और दूसरा एक होना चाहिए। तो संख्या को कौन सी संख्या बोलोगे आप? अभाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा है दो, दो के दो में, या फिर ये बोलें कि ऐसी संख्या जिसके कोई टुकड़े नहीं होने चाहिए, मतलब टुकड़ा हो तो उसके साथ एक होना चाहिए, या फिर ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। जैसे दो है आपके, दो दो में किसका डिवाइड होता है? एक तो खुद का होता है, दो का एक, एक का तो हर संख्या में होता है और बाकी किसी का नहीं होता है, जिसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। इसी तरीके से तीन है, तीन में भी किसी का डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा, ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पांच, पांच में भी खुद का होता है, किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। सात, सात क्या, 11, 13, 17, इस तरीके से चलती है। तो ये संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता है, इनको बोलेंगे अभाज्य संख्या। सेवंथ होती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक, दो से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ दो होने चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, लेकिन भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिक्स, सिक्स के यहाँ पे दो का भी भाग जाता है, तीन का भी जाता है, छह का भी जाता है और एक का भी जाता है। तो मतलब ऐसी संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं का और दो में कौन सी खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। 10 है, 10 में दो का भी भाग जाता है, पांच का भी जाता है, खुद का भी जाता है और एक का भी जाता है। ऐसे हैं आपके पास 15, 15 में दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है, हाँ सॉरी, तीन का जाता है, पांच का जाता है और एक का जाता है और खुद 15 का भी जाता है। ऐसे जितनी भी 20 है आपके पास, 100 है, ऐसे जितनी भी संख्या है ये सारी की सारी होती है आपकी भाज्य संख्या। याद रहे कि एक जो है वो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं, दोनों ही। अभाज्य क्यों नहीं? क्योंकि अभाज्य के लिए दो गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड, मतलब इसमें सिर्फ एक ही संख्या का भाग जाता है, वो एक है, इसलिए दो गुणनखंड नहीं है, इसलिए अभाज्य भी नहीं है। और भाज्य क्यों नहीं है? कि दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 3, 4, 5, 6, इसका एक ही है, इसलिए दोनों ही नहीं है। तो ये एक जो है भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। नेक्स्ट टाइप है आपके पास सह अभाज्य संख्या। एट टाइप है सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या क्या होगी? कोप्राइम, कोप्राइम दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसी संख्या जिनमें, हाँ, दो या दो से अधिक ऐसी संख्या जिनमें एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता। जैसे हैं, मैंने लिखी 10 और 11, 10 में जो दो का भाग जाता है लेकिन 11 में नहीं जाता, 10 में 5 का भाग जाता है लेकिन 11 में नहीं जाता, 17, 18, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा 10 और 21, 10 में 2 और 5 का जाता है लेकिन 21 में 2 और 5 का नहीं जाता। तो ऐसे ज्यादा भी हो सकती है, 3, 5 और 9। तो ऐसे कम से कम दो होगी। ऐसी संख्या है जिनमें एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा जितनी भी संख्या है उनको बोलेंगे सहभाज्य संख्या।